हेलो गाइस, हम लोग जो है तो चैप्टर नंबर 13 पढ़ रहे थे। आवर इन्वायरमेंट, हमारा पर्यावरण। इसका कल फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो चुका है। आज चलिए सेकंड पार्ट इसका कर लेते हैं। इसके बाद नेक्स्ट डे अपन क्वेश्चन आंसर इसके करेंगे। कहाँ से पढ़ना था अपने को? ओजोन परत के बारे में पढ़ रहे थे, यहाँ से पढ़ना है अपने को। यहाँ तक हो गया था अपने को कि ओजोन परत का अपक्षय तथा अपशिष्ट निपटान, यहाँ तक हो गया था कल फर्स्ट पार्ट में। आज यहाँ से पढ़ते हैं 13.2.1 ओजोन परत तथा यह किस प्रकार अपक्षयित होती है। गाइज, अब अपने पास टाइम नहीं है, इसलिए जो है तो जो भी सब्जेक्ट जो भी चैप्टर पढ़ेंगे उठा के आप तो अपना नोटबुक और पेन लिए रहेंगे। जो आपको इम्पोर्टेंट लगेगा उसे क्या करना है, मतलब वन लाइनर जो है तो नोट्स बनाते जाना है, क्योंकि अब सिर्फ आपका रिवीजन हो रहा है। ये नहीं है कि अब हमको डिटेल से पढ़ना, डिटेल से पढ़ने को अब टाइम नहीं है, बस रिवीजन रिवीजन रिवीजन। इसलिए जो है तो नोटबुक पेन लेकर बैठना है। जो इम्पोर्टेंट लगे है उसे नोट करना, और जो नहीं बनता उसे नोट करना। जो बन रहा है उसे तो ठीक है रिवीजन हो जाएगा, जो नहीं बन रहा है उसे क्या करना है, पढ़ना है, क्योंकि एग्ज़ाम आ गया अब जो है तो टाइम नहीं है। ओजोन परत तथा यह किस प्रकार अपक्षयित होती है। ओजोन O3 के अणु ऑक्सीजन के 3 परमाणुओं से बनते हैं। अब ओजोन का अगर फार्मूला पूछ ले तो क्या है, O3 होता है। जबकि सामान्य ऑक्सीजन, जिसके विषय में हम प्रायः चर्चा करते हैं, के अणु में 2 परमाणु होते हैं, यानी कि 2 परमाणु O+O मिलकर क्या बनाते हैं, O2 अणु बनाते हैं। जहाँ ऑक्सीजन सभी प्रकार के वायवीय जीवों के लिए आवश्यक है, वहीं ओजोन क्या है, एक घातक विष है। ओजोन क्या है, जो कि नुकसानदायक है, लेकिन फिर भी वायुमंडल के लिए अच्छी है। परंतु वायुमंडल के ऊपरी स्तर में ओजोन एक आवश्यक प्रकार संपादित करती है। यह सूर्य से आने वाले पराबैंगनी विकिरण से पृथ्वी को सुरक्षा प्रदान करती है। यह पराबैंगनी विकिरण जीवों के लिए अत्यंत हानिकारक है। उदाहरणतः है यह गैस मानव में त्वचा का कैंसर उत्पन्न करती है। जो यूवी रेज आती है ऊपर से, तो धूप के साथ में, तो क्या होती है, मानव के जो त्वचा होती है उसमें कैंसर उत्पन्न करती है। तो जो ये आपका ये ओजोन परत है क्या है, उससे जो है तो जो यूवी रेज आती हैं उनको क्या करती हैं, रोकती हैं, जिससे क्या होता है, सुरक्षा होती है जो जीव यहाँ है। वायुमंडल के उच्चतर स्तर पर पराबैंगनी यूवी विकिरण के प्रभाव से ऑक्सीजन O2 अणुओं से ओजोन बनती है। उच्च ऊर्जा वाले पराबैंगनी विकिरण ऑक्सीजन अणुओं O2 को विघटित कर स्वतंत्र ऑक्सीजन परमाणु बनाते हैं। O2 है और उसे विघटन कर देंगे तो O+O हो जाएगा, यानी क्या बन जाएगा, ऑक्सीजन परमाणु बन जाएगा, क्योंकि 2 परमाणु मिलकर एक अणु ऑक्सीजन के अणु बना देते हैं, O2 बना देते हैं। ऑक्सीजन के स्वतंत्र परमाणु संयुक्त होकर ओजोन बनाते हैं, जैसा कि समीकरण में दर्शाया गया है। अब देखिए O2 ऑक्सीजन है, पराबैंगनी यूवी किरणें हैं, तो किस में टूट जाता है, O+O में। और जब ऑक्सीजन प्लस ऑक्सीजन की जो अणु है मिलकर के क्या बना देते हैं, परमाणु और अणु मिलकर क्या बना देते हैं, O3 ओजोन बना देते हैं। 1980 में वायुमंडल में ओजोन की मात्रा में तीव्रता से गिरावट आने लगी। क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC जैसे मानव संश्लेषित रसायनों का मुख्य कारक माना गया है। इनका उपयोग रेफ्रिजरेटर, शीतलन एवं अग्निशमन के लिए किया जाता है। 1987 में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम UNEP में सर्वानुमति बनी कि CFC के उत्पादन को 1986 के स्तर पर ही सीमित रखा जाए। अब यह अनिवार्य है कि दुनिया भर की सभी विनिर्माण कंपनियां CFC रहित रेफ्रिजरेटर बनाएं, क्योंकि जो ये CFC है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, क्या है, ये जो ओजोन परत को क्या करती है, क्षय करती है। क्रियाकलाप 13.4 पुस्तकालय, इंटरनेट अथवा समाचार पत्रों से पता लगाइए कि कौन से रसायन ओजोन परत के अपक्षय के लिए उत्तरदायी हैं। पता लगाइए कि इन पदार्थों के उत्पादन एवं उत्सर्जन के नियमन संबंधी कानून ओजोन क्षरण कम करने में कितने सफल रहे हैं। क्या पिछले कुछ वर्षों में ओजोन छिद्र के आकार में कुछ परिवर्तन आया है। मतलब इसमें से ये पता करना कि जो ओजोन है, जो ओजोन गैस है, उसका क्या है, किस किस रसायन से नुकसान होता है, और इससे जो इसके सुरक्षा के लिए कौन कौन से कानून बने हुए हैं।
उतना डिटेल में पढ़ने के लिए इसके कानून तो बहुत ज़्यादा हैं गाइस। जब तैयारी करते हैं किसी चीज़ का, जैसे वर्ग 3 की ही तैयारी करते हैं, उसमें एनवायरनमेंट में पढ़ने जाएंगे तो इतना ज़्यादा रहता है कि बहुत ज़्यादा। लेकिन आपको तो अभी सिर्फ अपने एग्ज़ाम से रिलेटेड ही पढ़ना है। कचरा प्रबंधन 15.2.2 अपनी दैनिक गतिविधियों में हम बहुत से ऐसे पदार्थ उत्पादित करते हैं जिन्हें फेंकना पड़ता है। इनमें से अपशिष्ट पदार्थ क्या है? जब हम उन्हें फेंक देते हैं तो उनका क्या होता है? आइए इन प्रश्नों का उत्तर जानने के लिए निम्नलिखित क्रियाकलाप करते हैं। हमने जैव प्रक्रम वाले अध्याय में पढ़ा है कि हमारे द्वारा खाए गए भोजन का पाचन विभिन्न एंजाइमों द्वारा किया जाता है। क्या आपने कभी सोचा है कि एक ही एंजाइम भोजन के सभी पदार्थों का पाचन क्यों नहीं करता? एंजाइम अपनी क्रिया में विशिष्ट होते हैं। किसी विशेष प्रकार के पदार्थ क्रियाकलाप 13.5 अपने घर से कचरा एकत्र कीजिए। इसमें पूरे दिन में उत्पन्न कूड़ा कचरा जैसे कि रसोई का कूड़ा, संदूषित भोजन, सब्जियों के छिलके, चाय की उपयोग की गई पत्तियां, दूध की खाली थैली तथा खाली डिब्बे, रद्दी कागज, दवा की खाली बोतल, स्ट्रिप्स, बबल पैक, पुराने फटे कपड़े तथा टूटे जूते आदि हो सकते हैं। इसे विद्यालय के बगीचे में एक गड्ढे में दबा दीजिए। यदि ऐसा स्थान उपलब्ध न हो तो इस कचरे को किसी पुरानी बाल्टी अथवा गमले में एकत्र करके उसे 15 सेंटीमीटर मोटी मिट्टी की परत से ढक दीजिए। इसे नम रखिए तथा 15 दिनों के अंतराल पर इसका अवलोकन करते रहिए। हर 15 दिन में इसे चेक करना कि इसमें से कौन सी चीज़ें जो है तो अपघटित हो जाती हैं, कौन सी चीज़ें जो है तो अपघटित नहीं होती हैं। तो इसमें से देखिए जो आपकी ये है सब्जी की छिलके हैं, चाय की पत्तियां हैं, तो ये क्या हो जाएंगी, और रद्दी कागज है, ये तो सभी क्या होंगे, इनका अपघटन होगा। लेकिन आपकी जो प्लास्टिक की थैली है, जैसे खाली थैली है जो दूध की, और आपके क्या है टूटे हुए जूते हैं, और क्या है इसके खाली दवा की खाली बोतलें हैं, ये सब क्या है, ये सब इनका अपघटन नहीं होगा। इसीलिए जो है तो जो अपघटित होने वाले जो आपके ये कचरा है और जो अपघटन ना होने वाले, दोनों को अलग अलग रखना है। और दोनों को जो है तो जैसे जो अपघटित हो जाएंगी, जैसे सब्जियों के छिलके हैं, इनको कैसे मिट्टी में दबा देना है, जो नहीं होना उन्हें रीयूज के लिए फिर से रिसाइकिल के लिए भेज देना है। इसे विद्यालय के बगीचे में एक गड्ढे में दबा दीजिए। यदि ऐसा स्थान उपलब्ध न हो तो इसे कचरे के किसी पुरानी बाल्टी अथवा गमले में एकत्र करके उसे 15 सेंटीमीटर मोटी मिट्टी की परत से ढक दीजिए। इसे नम रखिए। 15 दिनों के अंतराल में क्या करना है, इसका अवलोकन करना है, ऑब्जर्व करते रहना है क्या कुछ इसमें अपघटन हो रहा है कि नहीं। वह कौन से पदार्थ है जो लंबे समय बाद भी अपरिवर्तित नहीं रहते हैं? तो आपके प्लास्टिक जो है तो लंबे समय के बाद भी अपरिवर्तित नहीं होंगे, उसमें कोई चेंजेस नहीं होगा। वे कौन से पदार्थ हैं जिनके स्वरूप एवं संरचना में परिवर्तन आ जाता है? जो कार्बनिक पदार्थ है उसमें क्या है, चेंजेस हो जाएगा। जिन पदार्थों के स्वरूप में समय के साथ परिवर्तन आया हो उनमें कौन से पदार्थ है अतिशीघ्र परिवर्तित हुए हैं? तो जो आपके सब्जियों के छिलके हैं और आपके चाय की पत्ती है, ये सब क्या है, इसमें जो है तो चेंजेस हो जाएगा क्योंकि उनका अपघटन हो जाएगा। के पाचन अपघटन के लिए विशिष्ट एंजाइम की आवश्यकता होती है, इसीलिए कोयला खाने में हमें ऊर्जा प्राप्त नहीं हो सकती। इसी कारण बहुत से मानव निर्मित पदार्थ जैसे कि प्लास्टिक का अपघटन जीवाणु अथवा दूसरे मृत जीवियों द्वारा नहीं हो सकता। इन पदार्थों पर भौतिक प्रक्रम जैसे कि ऊष्मा तथा दाब का प्रभाव होता है, परंतु सामान्य अवस्था में लंबे समय तक पर्यावरण में बने रहते हैं। वे पदार्थ जो जैविक प्रक्रम द्वारा अपघटित हो जाते हैं जैव निम्नीकरण कहलाते हैं। आपके द्वारा दबाए गए पदार्थों में से कितने जैव निम्नीकरण थे? वे पदार्थ जो इस प्रक्रम में अपघटित नहीं होते। अब देखिए क्या है, क्रियाकलाप 13.6 जैव निम्नीकरण, और आपके क्या है जैव निम्नीकरण कहलाते हैं। और आपके द्वारा दबाए गए पदार्थों में से कितने जैव निम्नीकरण? आपके जैव निम्नीकरण यानी जिनका अपघटन हो जाता है वो क्या है, जो है तो मतलब जो जैविक हैं, जैसे आपके सब्जियों के छिलके हो गए, सबसे सरल एग्जाम्पल यही है आपके। यानी कि जो कार्बनिक चीज़ें हैं वो क्या है आपके जो तो जैव निम्नीकरण है। और जो आपकी प्लास्टिक है, अजैव चीज़ें हैं, अजैव निम्नीकरण, वो क्या होंगे, उनका अपघटन नहीं होगा।
अब क्रियाकलाप 13.6 में देख लीजिए क्या है कि पुस्तकालय अथवा इंटरनेट द्वारा जैव निम्नीकरण एवं अजैव निम्नीकरणीय पदार्थों के विषय में अधिक जानकारी प्राप्त कीजिए। मतलब अपने को इसमें क्या चेक करना है कि कौन सा जैव निम्नीकरण है, कौन अजैव निम्नीकरण। जैव निम्नीकरण जो जीवों के द्वारा जो क्या है जिनका निम्नीकरण हो जाता है, कहने का मतलब जिनका अपघटन हो जाता है। अजैव निम्नीकरण जिनका अपघटन नहीं होता है। अजैव निम्नीकरण पदार्थ कितने समय तक पर्यावरण में इसी रूप में बने रहते हैं? बहुत लंबे समय तक बने रहते हैं। आप देखिए कोई प्लास्टिक की पन्नी फेंक दीजिए, वो कभी जो है तो गलती नहीं है, कई वर्षों तक जो है तो पड़ी रहती हैं। आजकल जैव निम्नीकरण प्लास्टिक उपलब्ध हैं। इन पदार्थों के विषय में अधिक जानकारी प्राप्त कीजिए तथा पता लगाइए कि क्या उनसे पर्यावरण की हानि हो सकती है अथवा नहीं। जिनका निम्नीकरण होगा उनमें से नुकसान पर्यावरण का नहीं होगा, नहीं होते हैं। अजैव निम्नीकरण कहलाते हैं। यह पदार्थ सामान्यतः अक्रिय या इनर्ट है तथा लंबे समय तक पर्यावरण में बने रहते हैं अथवा पर्यावरण के अन्य सदस्यों को हानि पहुंचाते हैं। किसी भी नगर एवं कस्बे में जाने पर चारों ओर कचरे के ढेर दिखाई देते हैं। किसी पर्यटन स्थल पर जाइए, हमें विश्वास है कि वहां पर बड़ी मात्रा में खाद्य पदार्थों की खाली थैलियां इधर उधर फैली हुई दिख जाएंगी। पिछली कक्षाओं में हमने स्वयं द्वारा उत्पादित इस कचरे के निपटान के उपायों पर चर्चा की है। आइए इस समस्या पर अधिक गंभीरता से ध्यान दें। क्रियाकलाप 13.7 पता लगाइए कि घरों में उत्पादित कचरे का क्या होता है। क्या किसी स्थान में से इसे एकत्र करने का कोई प्रबंध है? पता लगाइए कि स्थानीय निकायों, पंचायत, नगर पालिका, आवास कल्याण समिति द्वारा इसका निपटान किस प्रकार किया जाता है। क्या वहाँ जैव अपघटित और अजैव अपघटित कचरे को अलग अलग करने की व्यवस्था है? हाँ, देखिए जो कचरा की जो गाड़ियाँ आती है उसमें देखिए कहते हैं कि ये जो जो सब्जियों के छिलका है उनको क्या है अलग रखवाते हैं और जो प्लास्टिक वगैरह होते हैं उसे अलग रखवाते हैं। गणना कीजिए कि एक दिन में घर से कितना कचरा उत्पादित होता है। अपने को ये लगाना है कि भाई घर में जो कचरा उत्पादित होता है किसमें से एक दिन में कितना कौन कौन सा कचरा कितना उत्पादन करते हैं। इसमें से कितना कचरा जैव निम्नीकरणीय है, मतलब जिनका अपघटन हो जाता है। गणना कीजिए कि कक्षा में प्रतिदिन कितना कचरा उत्पादित होता है। मतलब अपने जो सराउंडिंग में है तो ये देखना है कि कितना कचरा एक दिन में उत्पादित होता है और किस प्रकार से इनका निपटान किया जाएगा। इसमें कितना कचरा जैव निम्नीकरणीय है, इस कचरे के निपटान के कुछ उपाय सुझाइए। अब इसके क्या उपाय है, किस प्रकार से इनकी जो जो ये कचरा निकलता है इनका किस प्रकार से जो है तो निपटान कर सकते हैं। तो वही है कि दोनों को अलग अलग करेंगे और जिसका जो उपाय होगा वही करेंगे। जैसे रिसाइकिल करते हैं जो ये प्लास्टिक वगैरह आता है, कम से कम चीज़ों को यूज करें, जितनी आवश्यकता हो चीज़ों को उतना ही यूज करें। रिसाइकिल करें, रीयूज करें, उनका कुछ सेकेंडरी अगर उसका यूज हो जाए तो करें उसका। क्रियाकलाप 13.8 में पता लगाइए कि आपके क्षेत्र में मल व्ययन की क्या व्यवस्था है। क्या वहाँ इस बात का प्रबंध है कि स्थानीय जलाशय एवं जल के अन्य स्रोत अनउपचारित वाहित मल से प्रभावित न हो। अपने क्षेत्र में पता लगाइए कि स्थानीय उद्योग अपने अपशिष्ट, कूड़े कचरे एवं तरल अपशिष्ट के निपटान का क्या प्रबंध करते हैं। क्या वहाँ इस बात का प्रबंधन है जिससे सुनिश्चित हो सके कि इन पदार्थों से भूमि तथा जल का प्रदूषण नहीं होता है। देखिए शहरों में तो इससे बहुत ज़्यादा जो है तो जल प्रदूषण होता है और जल प्रदूषण से बहुत सारी बीमारियां होती हैं। टाइफाइड तो सबसे ज़्यादा होता है पानी, दूषित पानी से। हमारी जीवन शैली में सुधार के साथ उत्पादित कचरे की मात्रा भी बहुत अधिक बढ़ गई है। हमारी अभिवृत्ति में परिवर्तन भी एक महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह करता है। हम प्रयोजनीवर्तनीय वस्तुओं का उपयोग करने लगे हैं। पैकेजिंग के तरीकों में बदलाव है, जैसे अजैव निम्नीकरणीय वस्तु के कचरे में पर्याप्त वृद्धि हुई है। आपके विचार में इन सब का हमारे पर्यावरण पर क्या प्रभाव पड़ सकता है? हम जो इन्वायरमेंट के विरुद्ध कुछ भी काम करते हैं सिर्फ अपने सुविधाओं के लिए, तो क्या है हमारे पर्यावरण में जो है तो हमारे पर्यावरण का नुकसान होता है, जिससे जो है तो हमारा जीवन, जो सभी जीव जंतु हैं उनके जीवन में क्या पड़ता, इसका प्रभाव पड़ता है। अब इस पर विचार कीजिए। देखिए कि रेलगाड़ियों में प्रयोजनीवर्तनीय कप, यानी कि बिना बर्तन वाले कप, जैसे आपके ये जो प्लास्टिक है और आपके जो
कागज़ वाले जो कप चले हैं उनके बारे में बता रहा है। यदि आप अपने माता पिता से पूछेंगे तो संभवतः उन्हें याद होगा कि रेलगाड़ियों में चाय कांच के गिलासों में दी जाती थी, जो चाय वालों के वापस किए जाते थे। डिस्पोजल कप एवं गिलास के उपयोग को इस आधार पर बढ़ावा मिला कि वे स्वच्छ एवं स्वास्थ्यकर हैं। उस समय किसी ने भी कल्पना नहीं की थी कि प्रतिदिन लाखों की संख्या में उपयोग किए जाने वाले इन कपों का क्या समाघात है इम्पैक्ट होगा। कुछ समय पूर्व कुल्हड़ मिट्टी के पात्र विकल्प के रूप में लाए गए, परंतु इस पर विचार नहीं किया गया कि इतनी बड़ी संख्या में कुल्हड़ बनाने के लिए कितनी उर्वरक मिट्टी का उपयोग होगा। अब कागज़ के डिस्पोजेबल कप का इस्तेमाल हो रहा। आपके विचार में डिस्पोजेबल प्लास्टिक कप की अपेक्षा कागज़ के डिस्पोजेबल कप के इस्तेमाल से क्या लाभ है? तो प्लास्टिक के कप से क्या होता है कि प्लास्टिक जो है तो अपघटित नहीं होते हैं, इसलिए जो है तो ये काफ़ी दिन तक मिट्टी में पड़े रहते हैं, जिससे क्या है तो मिट्टी का भी नुकसान होता है, जो हमारे इन्वायरमेंट में जीव जंतु रहते हैं उनके लिए भी नुकसान होता है। लेकिन जो ये कागज़ के कप हैं तो क्या हो जाते हैं, इनका अपघटन हो जाता है और ये जो है तो फिर से जो है तो अपघटित हो जाएंगे। जब अपघटित हो जाएंगे तो उसमें से जो भी चीज़ ज़रूरत होगी वो मिट्टी में चले जाएंगे, जो नहीं होगी ज़रूरत वो जो है तो नहीं जाएंगे। इसलिए जो है तो कागज़ के डिस्पोजेबल कप जो है तो आपके प्लास्टिक कप की अपेक्षा ज़्यादा अच्छे हैं। फिर 13.9 में देखिए क्या है, इंटरनेट अथवा पुस्तकालय की सहायता से पता लगाइए कि इलेक्ट्रॉनिक वस्तुओं के निपटान के लिए किन खतरनाक वस्तुओं से आपको सुरक्षापूर्वक छुटकारा पाना है। ये पदार्थ पर्यावरण को किस प्रकार प्रभावित करते हैं। अब जो इंटरनेट अथवा पुस्तकालय से जो इलेक्ट्रॉनिक सामान निकलता है उससे भी ई कचरा बहुत होता है। अब उसे किस प्रकार से जो है तो व्यवस्थित किया जाए कि जिससे जो तो हमारे इन्वायरमेंट को क्या है नुकसान ना हो, हमारा इन्वायरमेंट इससे प्रभावित ना हो। पता लगाइए कि प्लास्टिक का पुनः चक्रण किस प्रकार होता है। क्या प्लास्टिक के पुनः चक्रण का पर्यावरण पर कोई समाघात होता है? तो देखिए इसका अगर पुनः चक्रण होगा मतलब रीयूज होगा, रिसाइकिल होगा और जो है तो इससे क्या होगा कि इन्वायरमेंट में जो है तो कुछ चीज़ों को बचाया जा सकता है। इससे जो नुकसान होता है जैसे नहीं तो प्लास्टिक के शूज है, आपको प्लास्टिक की पन्नियाँ हैं, देखिए तो जो कचरा बिनते हैं अब देखे होंगे शहरों में, तो वो लोग बहुत सारा जो है तो कचरा कितना कचरा साफ करते रहते हैं, फिर भी इतना ज़्यादा गंदगी करते हैं लोग, इतनी ज़्यादा प्लास्टिक फैला देते हैं कि उससे जो है तो पूरी नाली जाम हो जाएंगी और जो हमारे इन्वायरमेंट में उसका क्या है मतलब प्रदूषण फैलता है, जिससे जो है तो जीवन जो है तो प्रभावित होता है। फिर आपने क्या सीखा? हमने जो पढ़ा ये इन्वायरमेंट, तो इससे हमें जो है तो क्या क्या हम लोगों ने सीखा है, क्या इससे जो है तो सार निकलता है। परितंत्र के विभिन्न घटक अन्योन्य आश्रित होते हैं। उत्पादक सूर्य से प्राप्त ऊर्जा को परितंत्र के अन्य सदस्यों को उपलब्ध कराते हैं। जब हम एक पोषी स्तर से दूसरे पोषी स्तर पर जाते हैं तो ऊर्जा का ह्रास होता है। यह आहार श्रृंखला में पोषी स्तरों को सीमित कर देता है। मानव की गतिविधियों का पर्यावरण पर समाघात होता है। सीएफसी जैसे रसायनों ने ओजोन परत को नुकसान पहुंचाया, क्योंकि ओजोन परत सूर्य से आने वाली पराबैंगनी यूवी विकिरण को से सुरक्षा प्रदान करती हैं, अतः इसकी क्षति से पर्यावरण को नुकसान पहुंच सकता है। हमारे द्वारा उत्पादित कचरा जैव निम्नीकरण अथवा अजैव निम्नीकरणीय हो सकते हैं। हमारे द्वारा उत्पादित कचरे का निपटान एक गंभीर पर्यावरणीय समस्या है। यानी जितना हो सके प्लास्टिक का कम से कम यूज करना चाहिए, जिससे जो है तो ये कचरा जो है तो प्लास्टिक का कचरा अजैव निम्नीकरण वाले कचरा जो है तो ये कम उत्पादन हो। अब गाइस इसके जो है तो अभ्यास क्वेश्चन है, ये बहुत सरल बहुत इजी जो है तो ये आपका आवर इन्वायरमेंट है, इसे आप सिर्फ एक बार पढ़ लीजिए बस हो गया। इतने में आपका ये जो तो क्वेश्चन इसमें से 4-5 नंबर का जो क्वेश्चन आता है आपका इसमें से कंप्लीट हो जाएगा। इसमें जो है तो कोई भी मेहनत नहीं लगानी है आपको, देखिए बहुत ही इजी है, क्योंकि आप जो थ्योरी पढ़े हैं बस उसी से ये देखिए अब इसके क्वेश्चन हैं, बस इन्हें सब कंप्लीट कराऊंगी जो इसके क्वेश्चन आंसर है, और कल कोशिश करूंगी कि क्वेश्चन आंसर डल जाए, या नहीं डलेंगे तो परसों हर हाल में डल जाएंगे, क्योंकि इनके सभी के नोट्स बनाऊंगी, उसके बाद जो है तो आप लोगों को प्रोवाइड कराऊंगी।
तो आप लोगों को क्लास हमारी कैसी लगती है, आप लोग हमारे क्लास को लाइक करिए गाइज, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और हमें मोटिवेट करिए गाइज। जो आप लोगों का एक लाइक जो है तो हमारे लिए बहुत है और एक सब्सक्राइब बहुत है गाइज। हमें मोटिवेशन मिलता है और लगता है कि कोई ना कोई देखता है और पढ़ता है, जिससे हमें काम करने में, हम तो काम अपना 100% मेहनत करते हैं गाइज, लेकिन आप लोगों को सपोर्ट मिलता है तो बहुत अच्छा लगता है। तो आप लोगों का कोई क्वेरी हो, आप लोगों को कुछ पढ़ना हो तो आप लोग हमें कमेंट करें। और जो है तो कोई भी फिजिक्स केमिस्ट्री बायो में जो भी चैप्टर पढ़ना है, बायो का भी आपका एक चैप्टर बाकी है, उसे कंप्लीट कराऊंगी। थैंक यू सो मच गाइज।